हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 30 नवंबर का करंट अफेयर। तो चलिए हम अपने करंट अफेयर की शुरुआत डेली की तरह थॉट से करेंगे। आज का थॉट है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हम सभी जीतने वाले हैं, हम हार नहीं मानेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपने सभी ने सुना होगा, मंकी पॉक्स एक जो बीमारी होती थी उसका नाम बदल के मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? नाम तो मंकी पॉक्स, इसमें क्या दिक्कत थी? तो मंकी पॉक्स जो है वो एक तरीके से नस्ल भेदी तरीके से यूज़ हो रहा था, उसको लोगों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बोला जा रहा था, इसीलिए WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया है, ताकि आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगा सके। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में WHO बना था, 7 अप्रैल को, ये भी याद रखना है आपको। और इसके अतिरिक्त WHO के जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस एनाथॉम, इनका नाम याद रखना है। यह एक जूनोटिक बीमारी थी मंकी पॉक्स, जो कि जानवरों से इंसानों में भी फैल जाती थी। तो याद रखिएगा, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए निक्षय मित्र। निक्षय मित्र मतलब क्षय, मतलब क्या होता है? टीबी रोग। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु होता है उससे फैलता है। तो इस टीवी फ्री इंडिया के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं एक तरीके से हम इनको, राजदूत बनाया गया है। किसे? दीपा मलिक। इनका नाम आप सभी जानते होंगे। आपको 2016 वाला पैरा ओलंपिक गेम्स याद होगा, उसमें पैरा ओलंपिक में फर्स्ट महिला थी जिन्होंने पदक लेकर आया था, जिनका नाम था दीपा मलिक। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो ये शॉट पुट खेलती हैं। इसके अतिरिक्त ये चक्का फेंक जिसे बोल सकते हैं वो भी खेलती हैं। 2016 में पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल लेके आई थी? ये सिल्वर मेडल लेके आई थी दीपा मलिक। और वर्तमान में जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है उसकी हेड कौन है? दीपा मलिक है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। फिर कुछ और महिलाएं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो मिताली राज, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और 10,000 रन बनाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो भी कौन है? मिताली राज हैं। 250 प्लस जो विकेट लिए हैं जिन्होंने, वो हैं झूलन गोस्वामी, एक बेहतरीन खिलाड़ी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर जो थर्ड न्यूज़ है वो है कि फसाई, FSSAI जिसे हम फसाई भी बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो क्या करता है? जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जो मानक देने का काम करता है, उनको जो मतलब वो सेफ हैं खाने के लिए कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, ये सब डिसाइड कौन करता है? तो FSSAI ही करता है। तो अभी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे फूड एनिमल के रूप में घोषित किया है? तो फूड एनिमल के रूप में घोषित किया है हिमालयन याक को। ये हिमालयन याक क्या होता है? तो जो ये एक तरीके से माल ढोने के काम में आता है। जो हिमालयन रीजन होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक माल ढुलाई इससे की जाती है, तो इनकी संख्या में अभी कमी हो रही थी, इसीलिए इसे क्या किया गया है? फूड एनिमल के रूप में घोषित किया गया है। फिर FSSAI जो है ये कब बना था? तो 2006 का एक्ट के तहत 2008 में FSSAI की स्थापना की गई थी, इसको याद रखिएगा। फिर कुछ और अन्य एनिमल जैसे पांडा, पांडा याद रखना है। आपने WWF का नाम सुना होगा। ये WWF क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा इसको। आपने स्नो लियोपार्ड का नाम भी सुना होगा, ये लद्दाख का एनिमल है, इसको भी याद रखिएगा। जो फोर्थ न्यूज़ है वो है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने, जिसे हम क्या बोलते हैं? KVIK ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये रीहब प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में, इसको भी आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि जो मोना लोआ ज्वालामुखी है उसमें अभी विस्फोट हुआ है।
तो उसको आपको याद रखना है कि ये मौना लोआ ज्वालामुखी क्या है, कहाँ पर है। तो ये मौना लोआ ज्वालामुखी में बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ है। ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। फिर हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। फिर प्रशांत महासागर में आता है ये। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो बहुत अधिक क्षेत्रफल, लगभग 2000 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। और सबसे पहले 1984 में इसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। और 1984 के बाद अब 2022 में इसमें पुनः विस्फोट हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है इसको आपको याद रखना है। फिर आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी भी होते हैं और शांत ज्वालामुखी भी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा क्या हो जाता है? विस्फोट होता रहता है। शांत ज्वालामुखी शांत रहते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा भी होता है कि वही ज्वालामुखी शांत है और कुछ समय बाद उसमें पुनः विस्फोट होने लगता है। तो जो इसका जो इस तरीके से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, तो जो इसका जो बीच वाला रीजन होता है उसे कहा जाता है कॉल्डेरा। इसी कॉल्डेरा में अभी मौना लोआ में विस्फोट हुआ है। और इसके नीचे का जो छोटा सा पार्ट होता है वो कहलाता है क्रेटर। तो ज्वालामुखी की संरचना आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्रॉम वैली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ आता है? तो इक्वाडोर में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर भारत का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है वैरन द्वीप। याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ और फैक्ट, जैसे कि अभी जो माउंट किस पर्वत का नाम बदल के, जो माउंट मणिपुर है, तो माउंट मणिपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? माउंट हैरियट कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा। फिर मरियम वेबिस्टर एक संस्थान है जिसने 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022। कौन सा इंस्टीट्यूट है? मरियम वेबिस्टर। ये शब्द है गैस लाइटिक। गैस लाइटिक का मतलब क्या होता है? कि मनोवैज्ञानिक शोषण करना। साइकोलॉजिकली आपके माइंड को कोई उस माइंड के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या उसको माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? गैस लाइटिक कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोविड के टाइम से ये जो गैस लाइटिक है इसकी प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारी साइकोलॉजिकली आपको बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट दे के या आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से बनाई जाएगी, आपको बार बार उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा जिससे आपका एक माइंडसेट बन जाएगा। तो आपने देखा होगा। तो इस शब्द के लिए मतलब गैस लाइटिक शब्द क्या है आप समझ गए होंगे। एक और शब्द कुछ दिन पहले चर्चा में था जिसे कहा गया था मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है? मून क्या होता है? अंधेरे में निकलता है चंद्रमा। तो मून लाइटिंग का मतलब होता है कि अंधेरे में रहकर आप रात में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में आप तो सुबह तो आप दिन के उजियारे में तो आप क्या कर रहे हैं? कंपनी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रात में आप धोखाधड़ी कर रहे हैं और कंपनी की जो खुफिया जानकारी है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये शब्द कौन सा कहलाता है? मून लाइटिंग कहलाता है। अभी एक शब्द और काफ़ी चर्चा में था जिसका नाम है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है? तो नार्को टेस्ट में क्या करते हैं, आपको एक दवाई दी जाती है, एक केमिकल होता है जो होता है सोडियम पेंटाथॉल। सोडियम पेंटाथॉल जो होता है उससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इंसान झूठ नहीं बोल पाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो नार्को टेस्ट है, आप नार्को टेस्ट के जो एविडेंसेस हैं उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, कोर्ट में आप उनको सबूत के तौर पर नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी जो आफताब वाला केस हुआ था तो उसमें आफताब का नार्को टेस्ट होने की बात चल रही है जिससे सच्चाई सामने आ सके। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा नार्को टेस्ट में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? सोडियम पेंटेथॉल यूज़ किया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की यूनाइटेड नेशन में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा?
तो यूनाइटेड नेशन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है दिसंबर 2022 में। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, इसको याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी जी की बात आई है तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया था, क्या आपको पता है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर महात्मा गांधी जी का जो कार्यकाल भारत में हुआ है तो 9 जनवरी याद रखिएगा आप, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, इसीलिए 9 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर शुरुआत हुई 1917 से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल में भूख हड़ताल की। इस तरीके से 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें भी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा आपने पढ़ा होगा, जो क्या था, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। भारत छोड़ो आंदोलन, करो और मरो का नारा दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो 1942 में आया था, जिसमें ऑपरेशन जीरो आर ये भी पूछा गया है। ऑपरेशन जीरो आर क्या है? जिसके तहत जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। करो या मरो, करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो ये नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड उनकी जो बुक्स हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और नवजीवन, सत्याग्रह, ऐसी अनेक प्रकार की जो है गांधी जी का एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है वो, तो उनके बारे में हम एक डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें उनकी सारी जीवन यात्रा, उनके आंदोलन, उनकी जो राजनीति के बारे में सोच थी, सब कुछ उनके पूरे आयाम पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। क्योंकि जो MPPSC का मेंस का सिलेबस है उसमें एज अ पॉलिटिकल थिंकर में महात्मा गांधी जी का भी नाम है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर दुनिया का सबसे पहला नोज़ल टीके का आविष्कार। नोज़ल टीका मतलब क्या है कि ये कोविड-19 के लिए पहला नोज़ल ऐसा टीका बनाया गया है जिसे नाक से लिया जाएगा। याद रखिएगा, ये क्या है? एक वैक्सीन है जिसका नाम है INCOVACC, इनकोवैक। इनकोवैक एक वैक्सीन है, नोज़ल वैक्सीन है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है और ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे नाक से लिया जा सकता है। कोविड-19 के उपचार के लिए इसको मंजूरी मिल गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की अध्यक्षता। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा प्यारा भारत एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग की अध्यक्षता कर रहा है। तो ये कुछ हमारा आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। टीवी हारेगा देश जीतेगा जो प्रश्न है, ये आज का जो आपका प्रश्न है वो है टीवी हारेगा देश जीतेगा का टारगेट इंडिया ने कब तक रखा है? कब तक टीवी को पूरी तरीके से भारत से ख़त्म करना है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा ऐसा ईयर है। और अगर आपको पता है कि WHO ने टीबी को ख़त्म करने का टारगेट कब रखा है तो आप वो भी बता सकते हैं। टीबी किससे होता है? तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी हैं, वायरल डिसीज़ कौन सी हैं, तो इसका मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, आप साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और अभी मेरे द्वारा पटवारी एग्ज़ाम के लिए और SSC CGL के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की गई है, जिसमें MP करंट अफेयर और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट MCQs और कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट अभी हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम डेली कम से कम 1 से 2 लेक्चर लेके आते हैं, जो हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अगर आपने ये सारी सीरीज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। आपको अगर ये मेरा एफ़र्ट्स अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।